नहीं, हर एक फौजी एक जैसा नहीं होता, लेकिन ट्रेनिंग हर एक फौजी को एक जैसी दी जाती है। हम जब एक यूनिट में जाते हैं तो हमको एक, जिसको बोलते हैं, अगर हमारे घर में परिवार है तो एक यूनिट जो होती है वो बड़ा परिवार है जी। उसमें 1000 लोग होते हैं, 800 से 1000 लोग होते हैं। एक यूनिट जिसको रेजिमेंट बोलते हैं, रेजिमेंटल स्पिरिट होते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं। जैसे मैं 11 जैकलाई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में हुआ था कि मेरी यूनिट की मेरी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, मैं चाहे कुर्बान हो जाऊं लेकिन मेरी यूनिट का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, मेरा वो नहीं होना चाहिए, चाहे मैं कुर्बान हो जाऊं। हिंदुस्तानी फौजी बड़े कमाल के होते हैं, पर्स में परिवार की फोटो और दिल में हिंदुस्तान को बसा के रखते हैं। आज फिर से खड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी के घर के बाहर। AVSM SM इतनी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ हम अंदर जाएंगे और आज फिर से उनके ऊपर एक स्टोरी करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि उनके साथ क्या क्या वो इंसिडेंट हुए और क्या क्या उन्होंने अच्छा किया देश के लिए, जिससे पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान उनके ऊपर आज गर्व कर रहा है। बिना बताए आज फिर से सर के घर आप पहुंचे हैं। एंट्री पे ही खूबसूरत सा लॉन दिख रहा है, तरह तरह के फूल गुलदस्ते में ऐसे खूबसूरत लग रहे हैं जैसे मानो दुनिया जहान का एक संदेश दे रहे हैं। ये आप एक फ़ौजी के घर पे आए हैं जिनको बचपन पे लोग फ़ौजी बुलाया करते थे, क्योंकि इनके कारनामे इतने बहादुर के थे। 3-4 साल की उम्र में ही जो लोग खिलौने से खेलते हैं, ये बंदूक से खेलना शुरू हो गए थे। बंदूक असली नहीं जनाब, नकली बंदूक, खिलौने वाली बंदूक। तो इनकी फैमिली ने सोचा कि ये हमारा शेर बेटा है, क्यों ना इसका नाम शुरुआती में ही फौजी रखा जाए। सर है अंदर। ओह वेलकम संध्या, वेलकम वेलकम। जय हिंद सर। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? हेलो सर। हेलो। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, पर हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि हम सिर्फ सरप्राइज देते हैं जाके। या व्हाट अ सरप्राइज, बट देन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फौजी आदमी कभी सरप्राइज नहीं होता। ओह वाओ। वो हमेशा तैयार होता है, क्योंकि अगर वो सरप्राइज हो गया तो दुश्मन से मारा जाएगा। पहले मुझे आप एक चीज़ बताइए, आज संडे का दिन, छुट्टी का दिन, आप एकदम से हैंडसम बनकर, मैम बड़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कहीं जाने की तैयारी तो नहीं हो रही? जाने की तैयारी है, कहीं जाना था इसीलिए तो तैयार हुए, नहीं तो घर में बैठे तो हम ढीला पजामा पहने रखते। तभी हमने सोचा आप बोर हो रहे होंगे दोनों जन, इसीलिए हमने सोचा चलो आपके घर जाया जाए और कुछ गपशप की जाए। आ जाओ। आपके बारे में बड़ी उत्सुकता रहती है पूरे हिंदुस्तान के जो आज की यंग जनरेशन है उनको। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा सर, ये डेजिग्नेशन अपने आप में इतनी बड़ी डेजिग्नेशन है कि मुझे लगता है कि चंद लोगों को ही ये डेजिग्नेशन नसीब होती है। आपको इस डेजिग्नेशन के मिलने के बाद कैसा महसूस हुआ? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगी? Firstly, Sandhya ji, thank you very much for coming. Thank you. And surprising, which I said is not a surprise to me. और दूसरा, आपकी जो वुमेन क्लब मेरी पहचान, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हमारे फौजी भाइयों के साथ में, हमारी वीर नारी के साथ में एक बहुत जोड़ कर रहे हो और प्रोत्साहन दे रहे हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझसे पूछा कि मुझे कैसा लगा लेफ्टिनेंट जनरल बन के। उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम अ प्राउड डोगरा एंड आई एम अ प्राउड वेटरन सोल्जर। वाह, क्या बात है सर। मैं अपनी कहानी इसी से शुरू करता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा तो ये है कि मैं यहाँ जम्मू कश्मीर की धरती पर पैदा हुआ, मैं एक डोगरा पैदा हुआ और मुझे वही संस्कार मिले। मैं अगर कहूँगा कि
1957 में मेरा जन्म हुआ और एक छोटा सा गांव जिसको कंडी का इलाका सूंजमा कहते हैं, वहाँ पर एक मध्यम से परिवार में हम पैदा हुए। हालांकि परिवार छोटा था लेकिन संस्कार बहुत बड़े बड़े थे। मेरे दादाजी पंडित नथुराम शर्मा वो महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में राजगुरु थे जी। और मेरे नाना जी पंडित परशुराम शास्त्री जी वो संस्कृत विद्यापीठ के प्रिंसिपल रहे। तो मुझे दोनों तरफ से संस्कार मिले। एक तरफ से तो मेरे दादाजी की तरफ से मुझे राजाओं के जो कहानियां थी, राजाओं की जो बहादुरी थी और जो हमारी बहादुरी की कहानियां थी उधर से मिली, और मेरे नाना की तरफ से मेरे को एक धार्मिक संस्कार भी मिले। तो एक बहुत बड़ा मिश्रण हुआ। सर एक चीज़ बताइए, यहाँ आप एक फैमिली से बिलोंग करते थे जो संस्कारों से भरी हुई थी, शास्त्रों का भरपूर ज्ञान, वहाँ एक फौजी पैदा हो गया। ये कॉम्बिनेशन जो था वो दोनों तरफ से आपने बताया आया, आपके दादा की तरफ से, आपके नाना की तरफ से। आपका कैसे इरादा हुआ फौजी बनने का? ये मैंने कहीं से सुना है कि जब बचपन में आप छोटे थे तो आप गोलियों से खेलते थे, पिस्टल से खेलते थे, तो आपकी फैमिली ने आपका नाम फौजी रख दिया। उसके बाद क्या हुआ ये आप बताइए हमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सुना भी ठीक है आपने कि मेरा बचपन का नाम फौजी है। लोगों का नाम जो पेट नेम होता है या निक नेम होता है वो होता है काला, पप्पू, बब्बू वगैरह होता है, छोटे होते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसे ही नाम होते थे। ऐसे होते थे, यस। लेकिन जब मैं कोई तकरीबन 3-4 साल का था जी, तो मेरा नाम मेरे परिवार वालों ने फौजी डाल दिया। वो इस कारण से डाला, जैसे आपने बताया कि मुझे शुरुआत से ही मेरे दादाजी जो थे, जैसे मैंने आपको बताया वो राजा जी के साथ में थे, तो उनके वहाँ पर राजा जी ने फौजी रखे हुए होते थे, घोड़े रखे हुए होते थे, हमारे घर में बंदूकें होती थी, सब कुछ होते थे। तो मेरे दादाजी मेरे को, हालांकि जब मैं पैदा हुआ तब तक तो वो चले गए थे वो लोग, लेकिन मेरे दादाजी मेरे को राजाओं की कहानियाँ सुनाते थे और बहादुरों की कहानियाँ सुनाते थे, जैसे कि वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप के बारे में, जनरल जोरावर के बारे में। मैं झूठ नहीं कहूँगा कि जनरल जोरावर के बारे में ही, शायद बाकी और योद्धाओं के बारे में नहीं, लेकिन ज़्यादातर हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे को एक असर सा डालने लगी, मेरे में शुरू से ही एक छोटा सा फौजी पैदा होना शुरू हो गया। तभी आपका नाम और मेरे को मेरा जो मन था वो शायद ऐसा इफेक्ट हुआ कि मेरे को और जो टॉयज थे उनसे खेलने का मन नहीं होता था। जो पिस्टल होती थी, जो गन्स होती थी, मैं उन्हीं से खेलता था। घर में कितने बच्चे थे सर? आप कितने हम लोग 7 लोग थे। 7 यानी मैं मेरी अपनी बहनें 4 बहनें और मैं 5वां, मैं अकेला भाई था, और हमारे चाचा की बेटियां 3। तो इतने लोग हमारे इकट्ठे होते थे, और साथ में चाचा जी के मेरे फर्स्ट कजिन 2। इतने लोग, हम लोग जॉइंट में ही रहते थे पहले, तो इतने लोग इकट्ठे होते थे। तो और मेरी जो बुआ जी है वो भी होती थी, मेरी दूसरे सब लोग मतलब ऐसे जॉइंट में थे। उस टाइम सर ऐसा ही माहौल हुआ करता था। मुझे याद है जब मैं भी छोटी होती थी तो एक जॉइंट परिवार होता था, पता ही नहीं चलता था कि सगी माँ कौन सी है, चाची कौन सी है, ताई कौन सी है। तब माहौल ही अलग था। हाँ, आज का माहौल बदल चुका है। आज वैसे भी 1-1, 2-2 बच्चा है, और उनको पता ही नहीं है बुआ कौन है, चाचा। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई ना, तो उसमें क्या होता था कि जब हम लोग इकट्ठे होते थे तो हमें हर तरफ से माँ बाप का प्यार मिलता था। अगर माँ बाप से झड़प मिलती थी तो चाचा चाची से थोड़ा सा एक मरहम मिल जाता था। तो इस प्रकार से मैं ये कहूँगा वो जमाना एक अलग जमाना था, वो बहुत प्यार भरा जमाना था। ये नहीं कि हमारे माता पिता हमें प्यार नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारे परिवार से हमें मिलते थे। और मैं आपको इसी के साथ में बताना चाहता हूँ, आपका सवाल जो था कि आपको कैसे आपका नाम फौजी पड़ गया। मैं वो जो एक पिस्टल होती थी जिसके आगे आप मतलब कुछ डाल सकते थे, पत्थर डालते थे, चलाते थे, वो खींचते थे,
तो उसके बीच में मैं चने के दाने भरता था और मैं उन चने के दाने से अपनी बहनों को भाइयों को गोलियां मारता था और जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता था उसको मैं सबसे ज्यादा गोलियां मारता था। तो ये देखो वो एक बचपन था। ऐसे जब आप बड़े हुए तो आर्मी आपने कौन सी एज में ज्वाइन करी? देखिए मैं यहाँ पर सूंजवान से हम लोग शिफ्ट किए गांधीनगर में, फिर मैं लूथरा एकेडमी में चौथी क्लास तक पढ़ा, फिर मैं कठुआ में पढ़ा और वहाँ से सैनिक स्कूल जामनगर में चला गया गुजरात में। तब यहाँ जम्मू में सैनिक स्कूल नहीं हाँ, होता जम्मू में था। मैं 1966 में गया था, तो यहाँ 71 में बना था, तो यहाँ कोई सैनिक स्कूल था नहीं। तो परिवार ने अलो कर दिया जाना आपको आर्मी में? अकेला लड़का था मैं। अच्छा। और लेकिन मेरा एक जुनून था, मैंने आपको बताया मेरा एक जुनून था, मैं नाम फौजी था तो मैंने काम भी फौजी करना था। मैंने बोला मैंने जाना है। मेरे परिवार वाली मेरी माँ रोती थी, मेरी बहनें कहती थी अरे अकेला बच्चा, मेरे दूसरे भी परिवार वाले मेरे पिताजी को बोलते थे, मेरी माताजी को बोलते थे अकेला लड़का है आपका और इतनी दूर 4 दिन लगते थे वहां पर पहुंचते हुए कि आपने वहां पर भेज दिया, भेज दो, नहीं भेजो। लेकिन मैं ही था, मैंने आपको बोला ना मेरा शुरू से नाम भी वही था, मैं काम भी वही करना चाहता था, तो इसलिए मैं सैनिक स्कूल चला गया। सैनिक स्कूल में जब आप फौज में चले गए, हाँ, फिर उसके बाद में मैं एनडीए गया, एनडीए से आईए में गया, फिर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट 1978 में अफसर बन के कमीशन हो गया। ऑफिसर बन के अपने गांव लौटे तो घर का क्या रिएक्शन था उस टाइम? इकलौते बेटे घर के होने का, एक इकलौता चिराग और वो भी फौज में, डर था, खुशी थी, क्या माहौल था घर पे जब आप लेफ्टिनेंट बन के घर आए? तो जब मैं लेफ्टिनेंट बन के आया तब हमारा घर तो गांधीनगर में हो गया था, लेकिन घर से हमारे बाकी चाचा जी दूसरे परिवार वगैरह गांव में ही, सुंजवा में ही रहते थे। तो जब मैं गांव में गया तो सभी की, मैं ये कहूँगा आपके अंदर क्या बदलाव आ चुका था उस टाइम? मेरे में ये बदलाव आ चुका हुआ था कि मैं एक शायद समझदार ज्यादा हो गया हुआ था और मेरे में प्यार की भावना जो थी वो अपने लोगों के लिए तो थी ही थी, वो जो देश के लिए एक देशभक्ति कूट के भरी जाती है ना, वो मेरे में बहुत ज्यादा आ गई हुई थी। तो मैं सोचता था मैं पहले देश का हूँ, बाद में मैं परिवार का हूँ। तो मैं परिवार को प्यार करता था, लेकिन मैं घड़ी घड़ी वापस जाना चाहता था, अपनी ड्यूटी पे जाना चाहता था या जहां पर भी जाना चाहता था, ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं। हर फौजी का एक ही इरादा, देश पहले परिवार बाद में। देश को हमेशा उसने सीने पे लगा के रखा और परिवार को हमेशा पर्स में सजो के रखा। आते हैं चलते हैं, आपका कैरियर शुरू हो चुका था, घर परिवार में ऐसा होता है कि घर का इकलौता चिराग हो तो शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से दिमाग में बैठी रहती हैं कि बच्चे की शादी करनी है। तो कौन से सन में आपकी शादी का इरादा हुआ, या आपकी तरफ से शादी का प्लान बना, या आपके परिवार वालों ने आपको फोर्स किया? संध्या जी देखिए, जब मैं लेफ्टिनेंट बना उसके बाद में क्या है कि एक आपके ऊपर में ऑरा आपका बहुत बड़ा बन गया। तो हर तरफ से जैसे जो भी आप इसको कोई गलत ना इसको समझे, जो लड़की होती थी वो देखती थी कि अफसर है, तो ये अभी भी बड़े हैंडसम हो सर उस टाइम तो तो हर एक लड़की देखती थी कि हाँ कि एक अफसर है और अच्छा दिखने वाला है, वो लोग भी आकर्षित होती थी। तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन मैं जब कैप्टन था, मेरी 3 साल की नौकरी हो चुकी थी, मैं वापस जम्मू छुट्टी में आया हुआ था। तो जम्मू छुट्टी में जब आया तो खिलौने वाली गली में मेरी जो मासी हैं वो वहां पर रहती थी। उन्होंने देखा तो मेरी मासी ने मेरे को कि ये लड़का तो वो मेरे को मिले, बन के आ गया हुआ है। वो मेरे को मिले और हम उन्हीं के घर के साथ में घर था। बोलने लगे ये हमारी जो है इनको मिलने जाना है। ऐसे ही किसी कारणवश मैं जब वहां पर गया, वहां पर मैंने देखा एक भोली सी प्यारी सी एक लड़की थी, उसका नाम नीरू था। कहीं तो वो जो फोटो है पीछे, हाँ, मुझे लगता है वो भोली सी प्यारी सी जो आपने वो देखी थी लड़की, छोटी सी मासूम सी, ये फोटो में समा गई है आपके साथ। ये वही भोली सी प्यारी सी लड़की है। एक नजर में लोग बोलते हैं शायद ये एक नजर में प्यार, एट फर्स्ट साइट लव जो होता है, तो
ये नहीं मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आपको, जी। विद इन 3 डेज मैंने अपने फादर इन लॉ को बोल दिया, फादर इन लॉ को मैंने बोल दिया कि मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, आपकी लड़की भी शायद मेरे से प्यार करती है, आप उससे पूछ सकते हो और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक पर्सनल 3 दिन में मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है जब आपने बोला ना कि सीधा आपने अपने फादर इन लॉ को बोला कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। तो उस दौरान क्या आप मिल चुके थे अपनी वाइफ, जो अभी आपकी वाइफ है नीरू जी, उनसे? पहली बार मिला था और 3 दिन लगातार उनके घर जाता रहा। तो तीसरे दिन मैंने, नीरू जी का रिएक्शन भी थोड़ा वैसे ही था जो आपके दिल में हो रहा था, वैसा नीरू जी के अंदर भी था कि मुझे भी इसी लड़के से शादी करनी है? मैं तो कहूँगा कि नीरू जी को तो बहुत और भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिल सकते थे, लेकिन वो भी सोच रही होगी कि शायद ये अच्छा लड़का है, तो इसीलिए उसके बीच में, उसके दिल में जरूर जगह तो मैंने बना ली थी। अच्छा, हालांकि उसने मुझे कभी नहीं बोला मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मैं समझ चुका था। संस्कार होते थे सर कि लड़कियों को अगर कोई भा भी जाता था लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि बिल्कुल ठीक, प्रायोरिटी उनके फैमिली होती थी कि जहाँ पे फैमिली बोलेंगी वहीं करेंगे। हाँ, तो वही संस्कार नीरू जी में भी होंगे। फिर आपकी शादी हो जाती है धूमधाम से। नहीं, यही अभी यहाँ एक और रोकते हैं, आपको फुल स्टॉप करते हैं, इसमें ट्विस्ट बहुत बड़ा है। अच्छा, अभी ऐसा है कि 3 दिन के बीच में हमने बोल दिया हमने फादर इन लॉ के कि मैं नीरू से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहूँगा। और मैंने मैंने देखा, मैंने कहा कि ये जो फेरे वाली शादी होती है, बारातें होती हैं, दूसरी होती है, उसमें बहुत अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, खर्चा होता है, लड़की की तरफ से बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा कि मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, कोर्ट मैरिज करूँगा। उस टाइम पे आप मानोगे नहीं, कोर्ट मैरिजेस नहीं होती थी। कोर्ट मैरिजेस, मेरे नाना जी जो इतने बड़े पंडित, वो मेरे से खफा हो गए, बोलते तुम कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे नीरू के मामा जी, हाँ, नीरू के मामा जी खफा हो गए कि कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर कोर्ट मैरिज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि मैं अपने इन लॉज के पैसे भी बचाऊं, टाइम भी बचाऊं, और ताकि हम लोग मतलब वो भी खुशी से रहे, हम भी खुशी रहे और एक नई मिसाल बने। मकसद ये था राकेश सर का कि शादी शॉर्टकट होनी चाहिए, क्योंकि देश भी प्रायोरिटी थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता था उस टाइम। तो जल्दी शादी हो, चट मंगनी पट ब्याह हो के खूबसूरत लड़की जो है, कहीं उसका रिश्ता कहीं और ना हो जाए, वो इनसिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं इनके मन में होगी। यही रीज़न होगा कि जल्दी जल्दी शादी हो जाए, खर्चा भी कम हो। और ये सोच कितनी अच्छी है ये कि कम खर्चे में शादी। यहाँ आज सर आप देख ही रहे हो, इतना पैसा लोग बहाते हैं शादियों में, इतना खर्चा करते हैं। वहीं एक गरीब घर की बच्ची हमेशा सोचती रहती है कि काश मैं भी ऐसा ख्वाब देखूं, और वो उसके जब ख्वाब पूरे नहीं होते तो वो उसके अंदर क्या क्या बीतती होगी। चलिए सर, तो ठीक, मैं इसके साथ में एक लाइन और जोड़ दूंगा। तो फिर परिवारों ने ना भी बोला कि नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा शादी करूंगा तो कोर्ट मैरिज करूंगा। और हमने जज को घर में बुलाया। ये कौन थे? डीसी रैना जी उस टाइम पे एडवोकेट होते थे, उनको घर पे बुलाया, पहले डॉक्यूमेंट साइन किए, तो उन्होंने आके वहाँ से हमारे घर के बीच में डॉक्यूमेंट में साइन कराया। मैंने इन्होंने मुझे टीका लगाया, फोटो हैं हमारे पास में। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये सर बार बार इशारा कर रहे हैं और इनकी ब्यूटीफुल सी वाइफ वहाँ बैठी हुई हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी नीरू मैम से कि नीरू मैम आप पास ही आके बैठिए तो ज़्यादा हम बातों का एंजॉय कर पाएंगे। तो ये है इनकी प्यारी सी वाइफ। इनकी बात करती है, इस सारा होल जो भी हमारी कहानी है, सारी कहानी का क्रेडिट जो है इनको तो जाता ही जाता है, लेकिन मेरे ससुर को सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे ससुर को जाता है, मेरी सास को जाता है और इनकी 4 सिस्टर्स को जाता है, जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और वो अगेंस्ट नहीं थे इस कोर्ट मैरिज के, मेरे ससुर बिल्कुल अगेंस्ट नहीं थे। मुझे ये चीज़ बताइए, कितना टाइम हो गया था शादी को कि आपको फौज में वापस जाना पड़ा? मैंने जब शादी की, शादी के मेरे ख्याल में 30 दिन ही मेरे को छुट्टी थी, 30 दिन के बाद में आप चले गए। तो कितना बुरा लगता नीरू मैम उस टाइम जब आपका प्यार करने वाला जीवन साथी
जब वो देश को पहले प्रायोरिटी देता है और फैमिली को बाद में। मैं आपको बताने वाली हूँ, जब भी कोई भी लड़की, हमारे जैसी लड़कियां जो लेडीज़ हैं, जब आर्मी ऑफिसर के साथ शादी करती हैं, एक आर्मी ऑफिसर के साथ शादी नहीं है, ये पूरी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें शादी करनी पड़ती है। जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे से एक्सपेक्ट करती है, हमारे हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है और प्लेटफॉर्म देती है हम लोगों को वीर बनने का, स्ट्रॉन्ग बनने का, विल फॉर स्ट्रॉन्ग बनने का, तो वो सारी चीज़ें जब हमने शादी की तो हमने एक्सेप्ट कर ली, पहले से एक्सेप्ट कर सकते। कहने का मतलब ये है कि देश संभालता है फौजी तो नारी संभालती है घर को, और वही सजो के रखती है इस गुलदस्ते को। तभी तो ये हिंदुस्तान आज कहलाता है, सर उठा के जिया जाता है और हर फौजी कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। हम अपना वॉर फ्रंट संभालते थे, होम फ्रंट नीरू संभालती थी, और कई बार तो मैं कहूँगा कि बच्चों की परवरिश जो ज़्यादा हमारे होती थी, जो ऑफिसर्स वगैरह में होती थी, वो ज़्यादातर मदर्स ही कर पाती थी, क्योंकि हम लोग तो शायद बॉर्डरों में रहते थे, फील्ड एरियाज में रहते थे, आते थे, तो जो ज़्यादा श्रेय होता है। इतने ढेर सारे मेडल्स आप ले चुके हो सर, मुझे लगता है कि आपका जो मैंने सुनना है कि आपका एक रूम जो है बेशुमार अनगिनत अवार्ड से भरा पड़ा है। आप हमारे साथ चलिए और वो अवार्ड हम देखना चाहेंगे और हम भी उनको छूना चाहेंगे, और एक गर्व का जो फील होता है हमारे अंदर भी आना चाहिए। तो चले सर वहाँ पे, चलिए आइए आपको आइए सर कमरे में चलते हैं आपके, वो जिसमें ढेर सारे मेडल रखे हुए हैं। ओह वाह, अद्भुत, कुछ अलग ही नज़ारा है इस कमरे का। ढेर सारे मेडल्स, ट्रॉफी से भरा हुआ ये कमरा। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश सर, आज आपके साथ खड़े होना ही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं यहाँ देख रही थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फ़ोटोज़ यहाँ लगी हुई हैं सर, थोड़ा आप बताइए इनके बारे में। ये फ़ोटो कब की है? ये 2009 की है। वो ऊपर में आप देखेंगे, हम ये एक एनडीसी कोर्स होता है, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल कोर्स होता है, जो सिर्फ गिने चुनिंदा ही लोगों को किया जाता है। फॉरेन के सारे स्टूडेंट्स वगैरह भी आते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर हमको प्रेसिडेंट के साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। यहाँ सारी लेडीज हैं, यहाँ उन्हीं की वाइफ्स का, प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ में इंटरेक्शन, और नीरू मेरी वाइफ यहाँ पर बैठी हुई है। अच्छा। तो ये सौभाग्य हमें मिलता है कि जिससे कि हम लोग प्रेसिडेंट के पास में जाके वो हमको होस्ट करते हैं, एक टी पार्टी के लिए, एक डिनर के लिए, बातों के लिए। तो वो मुझे लगता है कि आर्मी ऑफिसर के साथ शादी करना एक ख्वाब रहता है लड़की का, क्योंकि जितना आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, जितना आपको मौका मिलता है बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उतना ही मैम मुझे लगता है आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त होता होगा। प्लेटफॉर्म मिलता है हमें। और इनफैक्ट कितनी भी लेडी गांव से भी उठ के आई हुई हैं, शहर से भी आती हैं, नेचुरली वाइफ्स होती हैं, उनको हम ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें प्लेटफॉर्म देती है। अपने ईगो को भी हम सेटिस्फाई करते हैं, जो चीज़ें हम नहीं कर सके अनमैरिड या शादी होके भी नहीं कर, और हर एक के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, चाहे कुकिंग का टैलेंट है, चाहे एक्टिंग का टैलेंट है। और आजकल तो आप देख ही रहे हो, हमारे किड्स जो है आर्मी किड्स स्टार बन चुके हैं। तो ये स्टार बन चुके हैं, ये स्टार जो है इसके बहुत सारे अवार्ड्स हैं। आइए चलते हैं सर, ये क्या है? ये एक खुखरी है, ये बहुत स्पेशल टाइप की खुखरी है, जो कि हमको नेपाल से, नेपाल का जो किंग है उनका एक जो ऑफिसर था, वो हमारे साथ कोर्स कर रहा था, तो उसने हमें ये प्रेजेंट की थी। अच्छा, ये बहुत सारी फोटोज हैं। ये हम लोग साउथ अमेरिका में गए थे, चिली, आपने सुना होगा, चिली बोलते हैं कंट्री। तो वहाँ उनके साथ में हमने जो फॉरेन डेलीगेशन के साथ में इंटरेक्शन किया, ये उसका है। यहाँ पे भी हर कंट्री के ये हैं, ये हमारे मेडल हैं, ये मेरे मेडल हैं, जो जैसे अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, फिर दूसरे। तो ये सारी फोटोज भी आपकी हैं? हाँ, ये सब मेरी है। अलग अलग ड्रेसेस में आप पहचाने नहीं जा रहे हो, बिल्कुल अलग लग रहे हो इसमें। तो क्या बोलते हैं ना, जो एक फौजी वर्दी का जो वो होता है वो अलग ही होता है, वो एक नॉर्मल इंसान को भी क्या बोलते हैं खिला देता है। और
ये मैं जहां पर भी, जब से मेरी कमीशन हुई थी, वहां से मैं कहीं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जैसे नौकरी करता गया, तो वहां की जो फॉर्मेशन होती है वो उन सभी के फॉर्मेशन आई ना। लास्ट में आर्मी हेडक्वार्टर में रिटायर हुआ, 2 बार आर्मी हेडक्वार्टर, सो आप देख रहे हो, तो ये उन चीजों की है, इसको फॉर्मेशन साइन। हर फौजी के घर पे देखा है, जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, जिस जिस जगह पे वो रहते हैं, जिस जिस सन में उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया होता है, वो बड़े प्यार से और बड़े डेकोरम से इसको सजो के रखते हैं। यहाँ पे भी कुछ आपके एप्रिसिएशन लेटर्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। जरा मैं आपको बोलूंगी इस पे भी फोकस किया जाए। ये मेरे ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं। ऑनर्स एंड अवार्ड्स में कहने का मतलब है कि जैसे ये अति विशिष्ट सेवा मेडल का वो जो पत्र देते हैं, राष्ट्रपति पत्र देते हैं और साथ में मेडल लगाते हैं, तो ये वो वाला है। फिर ये वाला जो है, ये मेंशन डिस्पैचेस, मैंने आपको बताया, ये ही एक मेडल जो है जो अंग्रेजों के जमाने का रिटेन्ड है, और ये ब्रेवरी के लिए दिया जाता, किसी और काम के लिए नहीं दिया जाता। ये श्रीलंका में मुझे मिला था। फिर वो वाला जो है वो मुझे अपने उत्कृष्ट काम के लिए दिया गया था। एक आर्मी कमांडर ने दिया था कि ये दूसरी जगह में है, ये तीसरी जगह में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया हुआ है। एक मेरा सेना मेडल का जो पार्चमेंट है वो यहाँ से मिसिंग है, वो ने मिला नहीं। और बाकी रही जो ये आप यहाँ देख रहे हो ट्रॉफीज वगैरह, जो कुछ नहीं, हमारे पास में तो 500 ट्रॉफीज थी, लेकिन अभी इन घरों के बीच में रखना मुश्किल होता है, इसलिए हमने उनको एक सेपरेटली कहीं रखा है। ट्रॉफीज थी पर इन घरों में रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खूबसूरत घर बनाया है लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी ने। आते रहे, चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे इस कमरे में आना जरूरी था। यहाँ पे हिंदुस्तान का वो महान योद्धा है जिनके साथ सोचना, खड़े होना हमारे लिए गर्व की बात है। वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के साथ राकेश सर हमेशा देखे जाते हैं। तो सर, कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ आप जब मिले पहली बार, कैसा फील हुआ आपको? देखिए, पहले तो ये बताऊंगा कि ये फोटोग्राफ जो है ना जी, ये मुझे मोदी जी ने विजयपुर में एक रैली के बीच में इंडक्ट किया था, बीजेपी में ज्वाइन कराया था। अच्छा, ओके। और खुद मोदी साहब ने ज्वाइन कराया। देखो, आप हाथ शेक हैंड कर रहे हैं उसी टाइम। और उसके बाद में ये जब भी आते थे तो मैं उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करता था, कुछ करता था। तो मोदी साहब से मिलके जो मुझे एक महसूस हुआ, जो एक बहुत बड़ी अलग चीज थी कि मोदी साहब हाथ नहीं मिलाते हैं। अच्छा। और वो नमस्कार करते हैं। लेकिन उनके बीच में नमस्कार करते हुए उनके एक ये फेस से ऐसी ऊर्जा आपके बीच में आती है, आपको इतनी खुशी होती है, तेज सा प्रकाश आता है आपके बीच में, और आपको मतलब बहुत खुशी होती है। एक ऐसा इंसान, ये विद्वान इंसान है, महापुरुष, मैं तो कहूंगा कि शायद इस सदी का एक महापुरुष। और मैंने ये चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखी थी 2 साल पहले कि अगर कोई लौह पुरुष हो सकता है तो मोदी जी युग पुरुष हैं, तो इनको युग पुरुष की, यानी कि विश्व के युग पुरुष की टाइटल दी जाए। मोदी जी युग पुरुष है। मोदी जी हमेशा हमें चाहिए, हर हिंदुस्तानी को मोदी जी चाहिए, क्योंकि मोदी जी है, हिंदुस्तान कायम है। आज हिंदुस्तान का जो सर है हिंदुस्तान का, गर्व से हर जगह लिया जाता है। हम शान से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम जम्मू कश्मीर के डोगरे हैं। एक फ़ोटो और यहाँ पे देखने को नज़र आ रही है सर, ये क्या है? ये क्या आपकी बचपन की वो यादें हैं जिसके अंदर आपको एक हिम्मत मिली कि मुझे भी फौजी बनना है? और ये दोनों तलवारें, ये शायद कौन से महाराजा जी के साथ है ये फ़ोटो, या एक कल्पना है ये ऐसी? ये असल में ये छोटे होते की नहीं, ये बाद की पेंटिंग है। दिस इज द पेंटिंग ऑफ द चार्ज ऑफ द फेमस लाइट ब्रिगेड, जो कि आपने सुना होगा कि चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो ब्रिटेन के सोल्जर्स थे, इन्होंने तोपों शोपों के अगेंस्ट में मतलब 100 सोल्जर्स ने चार्ज करके अपनी पूरी जान गंवा दी थी। तो ये चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड मोस्ट फेमस, आप पढ़ोगे तो वो। और ये तलवारें जो हैं ये मुझे प्रेजेंट की गई हुई हैं। अच्छा, आपने मेरे टेन्योर के बीच में, जब भी मैं जहाँ पर था तो मुझे मेरे उसके लिए, मेरे को ये ऑनर के लिए मुझे लगता है हम यहीं पे थोड़ी देर बैठते हैं और कुछ आपके जब आपका सर्विस का टाइम था उस टाइम आपके किस्से थोड़े बहुत हम सुनते हैं, तो एंजॉय करते हैं सर के साथ। सर, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए फौज में रह के, कोई ऐसा जब आपको लगा हो कि अब मैं क्या करूं, मैं देश को चुनूं या फैमिली को चुनूं, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ?
देखिए ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए, बहुत कोई से मौके भी आए जी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बार श्रीलंका की बात है, जबकि हम लोगों को इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के लिए भेजा गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या था कि वो जो एलटीटी वाले थे वो एक्चुअली में तामिल थे, वो अपने ही लोग थे जिनको कि मैं ये कहूँगा सिन्हालाज ने ऑपरेस किया था, आपस में उनकी फाइटिंग थी। तो हम उनका पीस करने के लिए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स करने के लिए गए थे। तो उसके बीच में हम भी गए। उस टाइम पे मेरा छोटा सा बच्चा था, ये कलकत्ता में थी, तो बच्चा बड़ा छोटा था, मेरे ख्याल में ज़्यादा 3 साल का होगा, नहीं 3 साल का। तो वो पहले तो दिल में आया यार, क्योंकि काफ़ी लोग मारे जा रहे थे हमारे श्रीलंका में, पहले दिल में आया कि यार मैं जाऊं या ना जाऊं वहाँ पर, क्योंकि बच्चा छोटा है, बीवी अकेली है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। मैंने कहा नहीं, ये मौका मिला है देश के लिए कुछ करने का, और तो मैंने कहा नहीं, जाना है, जो मर्जी करना है हम जाएंगे। तो गए वहाँ पर। दूसरा वहाँ पर एक बार एम्बुश हो गया। एम्बुश के बीच में हम लोग 20 लोग थे, तो हमको एम्बुश कर दिया। लोग बोलते हैं ना कि कोई डरता नहीं है, गोलियों से डरता नहीं है, वो बोलते मैं नहीं डरता, वो नहीं डरता। तो मेरे आगे 2 आदमी थे, मेरे पीछे बाकी 18 लोग थे। तो एलटीटी वालों ने हमको एम्बुश करके इतनी गोलियां चलाई, आगे वाले दोनों लोग मर गए, मेरे पीछे वाले को लग गई, और मेरे ऊपर इतनी गोलियां चली, मेरे शर्ट को छू के गोलियां निकली हैं, वो सबूत हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी मर गया, और मैं उसको अपना बेहोश हो गया। मैं 30 सेकंड के लिए बेहोश हो गया। उन्होंने ग्रेनेड वगैरह फेंका, और फिर मैंने अपनी जान को बचाने के लिए मैंने कहा अगर मैं यहाँ से उठता नहीं हूँ तो ये मुझे ग्रेनेड मार देगा, अगर मैं उठा तो इनकी एलटीटी वालों की गोलियां मार देंगे। तो बंदर की छलांगे मार मार के मैं पहुंच गया। इतने घने जंगल थे, मैं दूसरी साइड में पहुंच गया। मौत आपके सामने खड़ी थी। वो 2 मर गए मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, एक के सिर के चिथड़े निकाल दिए। अच्छा, तो उसको वो बोलते हैं जो डर होता है, मगर डर को कितनी जल्दी आप मतलब पावर कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, वो आदमी ब्रेव होता है। तो मेरे को शायद 30 सेकंड लगे, 30 सेकंड या 40 सेकंड लगे, वो उसमें कर लिया मैंने। तो आपने मेरे से पूछा ना देश के लिए आपको कब ऐसा मौका आया, तो उस टाइम पे जैसे ही मैं बाहर निकल के आ गया, तो मैंने कहा कि यार राकेश चलो, मैंने देखा मेरे बाकी लोग तो दिख नहीं रहे, सब लोग छिप गए हुए थे शायद। तो मैंने कहा कि राकेश चलो चल पड़ो, यहाँ से वापस कैंप में चल पड़ो जहाँ से हम आए हैं, जिंदा रहे तो फिर कभी लड़ेंगे। फिर मैं 100 मीटर चला भी गया। फिर मैंने कहा नहीं यार, कल को बहुत बेइज्जती होगी, मेरी भी बेइज्जती होगी, अपने देश के हम लोग इस तरीके से, क्योंकि बाकी लोग हमारे 2 लोग मारे गए हुए थे, उनकी बंदूक वगैरह उठाने के लिए वो एलटीटी वाले आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ भी हो मैं अपने साथियों को इकट्ठा करूंगा, इन पे काउंटर एम्बुश करूंगा। किया, उनको मारा, और मैं ये कहूंगा कि वो एक जज्बा मैंने दिखाया। तो वो एक बहुत बड़ा डर था कि अगर पहली बार मैं मर रहा था, मुझे दूसरी बार भी मार सकते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा। मैंने कहा नहीं, जब पहली बार नहीं मरा तो मैं शायद मैं दूसरी बार भी नहीं मरूंगा। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन था मेरे मन में बचपन से ही, जब मैं कहानियां सुनती थी फौजी के लिए, आज भी सुनती हूँ। क्या जब ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसा आपके दिमाग, सबके दिमाग में डाला जाता है कि मतलब ऐसा ब्रेन में वो चीज़ें बिठाई जाती हैं कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो, दुश्मन सामने हो, तब आप एकदम से परिवार को भूल जाओ? या कुछ ऐसे होते हैं जो देश को न चुन के परिवार को चुनते हैं, कुछ ऐसा भी होता, ऐसे भी लोग आते हैं आपकी लाइफ में? देखो जैसे हर फौजी एक जैसा होता है? नहीं, हर एक फौजी एक जैसा नहीं होता, लेकिन ट्रेनिंग हर एक फौजी को एक जैसी दी जाती है। हम जब एक यूनिट में जाते हैं तो हमको एक, जिसको बोलते हैं, अगर हमारे घर में परिवार है तो एक यूनिट जो होती है वो बड़ा परिवार है जी। उसमें 1000 लोग होते हैं, 800 से 1000 लोग होते हैं। एक यूनिट जिसको रेजिमेंट बोलते हैं, रेजिमेंटल स्पिरिट होते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं। जैसे मैं 11 जैकलाई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में हुआ था कि मेरी यूनिट की मेरी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, मैं चाहे कुर्बान हो जाऊं लेकिन मेरी यूनिट का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, मेरा वो नहीं होना चाहिए, चाहे मैं कुर्बान हो जाऊं। पहले, उससे पहले मेरा दूसरा जो साथी है
अगर उसको गोली लग गई है या वो है तो मुझे उसको बचाना है, चाहे मुझे अपनी जान चली जाए। यहाँ पे एक मुझे इंसिडेंट वो याद आ रहा है, या मैंने शायद कहीं सुना है, पढ़ा है कि एक बार कुछ ऐसा हादसा हुआ था कि आपने अपने ही हाथों से किसी को मारा था। वो क्या था? वो श्रीलंका में ऐसा था कि हमने श्रीलंका के बीच में एक एम्बुश लगा के रखा था, क्योंकि ये एलटीटी वाले आते थे तो जंगल के बीच में देखा कोई एक झोपड़ी बना रखी थी, तो एलटीटी वाले जंगल डीप जंगल में होते थे, तो हमने एम्बुश लगा के रखा था। तो चारों तरफ में मैंने टोटलियां बना के रख दी कि कोई भी जब एंटर अंदर करेगा तो आप, क्योंकि मौका नहीं देना, क्योंकि अगर मौका दो इतने थिक जंगल होते थे, भाग जाते थे, तो आते ही गोलियां चला देना। तो एक तरफ से 3 लोग आ रहे थे, तो उन्होंने अपने ऊपर में ऐसे करके उठा रखा हुआ था कुछ, अंधेरे की बात है, थोड़ा मतलब अभी अंधेरा हो रहा था, शाम की बात थी और जंगल के बीच में था। जैसे ही एंटर हुए उन्होंने गोलियां, हमारे लोगों ने गोलियां चला दी और 2 लोग तो उधर ही उनके खत्म हो गए, और तीसरे के यहां से जांग से पूरी वो एलएमजी का बस से वो निकल गया, यहां से उसका पूरा वो निकल गया, उसको यहां गोली लगी हुई थी, तो वो कहरा रहा था। और तो शायद बंदा इंडिया का था? ना या वहीं का ये श्रीलंका के। अच्छा, श्रीलंका के थे। ये हमने मारे, उनको एलटीटी को मारना था ना। तो वो करा रहा था, और फिर लोग मेरे साथी बोलने लगे, हमने सारा ऑपरेशन खत्म करके हमने बोला चलो वापस चल पड़ते। वो मर नहीं रहा था, और अगर हम उसको छोड़ देते तो जंगली जानवर, वो शायद 6 घंटे में मरता, 8 घंटे में मरता, 1 दिन में मरता, तो जंगली जानवर आके उसको नोच नोच के जिंदा खाते। अच्छा। तो मेरे दिल में ऐसी चीज आई, मैंने कहा मर्सी किलिंग करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। तो मैंने दूसरे लोगों को इकट्ठा किया, मैंने कहा यार मारो एक गोली इसको, ताकि इसको एक ऑनर की मौत मिल जाए। अच्छा। किसी ने कोई हिम्मत नहीं की संध्या जी। अच्छा। तो फिर एक नायक कृष्ण था, क्योंकि मेरे में अपने में हिम्मत नहीं हो रही थी, हिम्मत करनी थी। तो नायक कृष्ण को मैंने बोला, नायक कृष्ण मैं तू इधर आ, तू कॉक कर, मेरे पास में स्टैंड थी, मैं हम दोनों खड़े होंगे और इकट्ठे हम एक एक उसको गोली मारेंगे। हमने ठैंक करके गोली मारी उसके एक छाती में और सिर में मारी, और वो उसी टाइम पे उसके मतलब एक मर्सी किलिंग की, ताकि उसको तकलीफ ना हो। उसके बाद में आप मानोगे मौत आ जाए, आप मानोगे नहीं 5 दिन तक मैं भी शायद खाना नहीं खा पाया। बहुत मुश्किल होता है एक जिंदा इंसान को, ये असली चीज है। मैं आपको जो हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है अगर आप ऐसा नहीं करते तो जंगली जानवर खा जाते हैं उसको, और वो कितनी दर्दनाक जो मौत उसको मिलनी थी उससे आपने बचाया। चाहे दुश्मन भी हो, दुश्मन को भी आपने इस तरीके से ह्यूमेन तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो हमने अपने आप ये एक मर्सी किलिंग सी की, मुझे आज भी वो याद है। बहुत अच्छी बात कि वो इंसान मर जाता, गीद चील कौवे उसको नोच नोच को कर खा सकते थे, लेकिन सर ने फिर उस टाइम इंसानियत दिखाई। वो हिंदुस्तानी जो खून था इनका बाहर निकला, इन्होंने सोचा एक इंसान को प्यार की मौत दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है उसके लिए। सर, बहुत सारी बातें करने का आपसे बड़ा मन करता है, लेकिन मुझे बड़ी उत्सुकता रहती है आपके जीवन के बारे में जानने के लिए। हर फौजी के घर पे बहुत सारे त्यौहार होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, और बड़ी सारी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। वो टाइम सिर पहुंच नहीं पाता है, फंक्शन अटेंड नहीं कर पाता है, अपने ही रिश्तेदारों के घर आना जाना उसका छूट जाता है। रिटायरमेंट के बाद वो सारे मौके आपकी लाइफ में आए तो आपने खूब एंजॉय किया, या उस टाइम भी आप आते थे घर पे या एंजॉय करते थे, या आज जो आपको टाइम मिला है उसमें आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो? बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आंसर बिल्कुल सीधा दूंगा। जब मैं सर्विस में था तो शायद सारे त्यौहार हम लोग साथ में नहीं मना पाते थे और बड़ा दुख होता था, लेकिन वो जो त्योहार हम नहीं मना पाते थे, हमारी उस कमी को दूर करने के लिए हमारी जो होम फ्रंट होता था, हमारी वाइफ होती थी, वो एक उस चीज को ऐसा माहौल बना के रखती थी कि अगर नहीं भी हमने मनाया तो वो हम लोग मतलब बातें करके ही उस चीज को बना लेते थे, वो कर लेते थे। और जब मिलते थे या जो त्योहार करते थे तो पहले वाले की भी कसर निकाल लेते थे। तो वो चीज का जो मैं बताऊं मजा था, आनंद था, आज रिटायर होने के बाद में हम लोग इकट्ठे त्योहार मना रहे हैं तो शायद उसमें वो रस नहीं जो पहले था, वो चाह नहीं जो पहले थी। मैम, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगी शादी के
कितनी देर के बाद पहला करवा चौथ आया था? शादी के फर्स्ट ईयर में ही आ गया था, क्योंकि 1 सितंबर को मैरिज हुई थी। जी जी। तो अक्टूबर में फर्स्ट करवा चौथ। अच्छा, 1 महीने के बाद करवा चौथ था, तो इसका मतलब आप लकी थे कि सर आपके साथ हाँ, पहली करवा चौथ में थे। ये मेरे साथ है। अमूमन ऐसा होता है कि शादी के फौरन बाद फौजी को जाना पड़ता है। नहीं वो हुआ, हम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब शादी करके हम कपूरथला, हमारी फर्स्ट पोस्टिंग थी, तो ये कोई 5-6 दिन मेरे साथ रहे। उसके बाद इनको एक्सरसाइज पे जाना था, ये एक्सरसाइज पे चले गए थे और मैं न्यूली मैरिड अकेली उस घर में थी। और फिर ये 15 डेज का था ये एक्सरसाइज। उसके बाद ये तो आपके कितने बच्चे हैं मैम? ओनली 1 सन, एक ही बेटा है आपका। तो ऐसा हुआ कि बेटे का बर्थडे होता था और सर? हाँ, बहुत बार ऐसा होता था। ऐसा होता ये था। एक्सरसाइज होती है, फील्ड पोस्टिंग्स भी आती हैं हम लोगों की, तो मैं खुद ही मैनेज कर लेती थी। आप खुद ही मैनेज? एक टीम भी होती है हम लोगों की, ऐसी बात नहीं कि मैं अकेली बड़ी बहादुर थी। हम आर्मी ऑफिसर्स वाइज जो हमारा एक ग्रुप होता है, जहाँ भी पोस्टिंग हो तो 5-6 लेडीज या 10 लेडीज लेके चलो, वो एक ग्रुप बनता है। एक दूसरे को एनकरेज भी किया जाता है कि चल मैं केक बना के ले आती हूँ, तू ऐसा थोड़ी है कि मन लगा के रखते हैं, सपोर्ट करके रखते हैं एक दूसरे को। सर एक चीज बताइए, आफ्टर रिटायरमेंट क्या प्लान है आपकी जिंदगी के? क्या सोचा है आपने? रिटायरमेंट के बाद में सबसे पहले तो क्या बोलते हैं ना, पेंशन विदाउट टेंशन, वो वाला है मेरा मुद्दा। दूसरा मेरा ये है कि वंस ए सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। तो मैंने जो है, हम रिटायर नहीं हुए हैं, हम री अटायर हुए हैं, चोला बदली किया है। तो जो देश की सेवा जब वर्दी में थे जो कर रहे थे, वो आज भी देश की सेवा किस बहाने में कर सकते हैं, वहां तो एक्टिव गोली चला के, लेकिन आज यहाँ पर आके सोसाइटी के बीच में कैसे हम यहाँ पर डिसिप्लिन ला सकें, कैसे लोगों को हम देशभक्ति की भावना जगा सकें, कैसे उनमें राष्ट्रीयता जगा सकें, कैसे लोगों को मतलब मैं बोलूँगा एक संस्कार दे सकें, वो चीज़ हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। सबसे पहला तो मैं वो समझता हूँ। और दूसरा चीज़ मैं ये समझता हूँ कि ये जो यंग जनरेशन है, इस यंग जनरेशन को एक मोटिवेशन दे के रखें कि क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन जो है वो थोड़ी सी भटक जाती है, उसको मोटिवेशन दे के रखें कि भाई कुछ भी हो, नेशन कम्स फर्स्ट, नेशन फर्स्ट एंड सेल्फ कम्स लास्ट। ये चीज हो, नेशन कम फर्स्ट। और सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है आज के यंग जनरेशन को कि देश प्रायोरिटी है। आप खुद को संभाल के रखोगे तो आप देश के लिए कुछ जज्बा दिखा पाओगे। आज बहुत सारे बच्चे सोच में डूबे रहते हैं कि हम क्या करें, वो प्लान ही नहीं कर पाते अपने फ्यूचर का और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ऐसे ऑफिसर से सीखना चाहिए। जब आप इनकी कहानी सुनोगे, इनकी कहानी सुनाने का एक ही मकसद है हमारा कि हम नहीं भूले, देश नहीं भूला इनकी कुर्बानियों को। हम आज भी याद रखते हैं, इनसे मिलते हैं, हमारे अंदर वो हिम्मत, हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जाता है, हमें भी कुछ करने का जुनून पैदा हो जाता है और हम सोचते हैं कि अगली बार हम ऐसा क्या करें कि हम इस देश को गर्व महसूस करा पाए। ये थे राकेश शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा और उनकी धर्मपत्नी, जिनकी साथ मिलकर हमने खूब सारी बातें की, इनकी अचीवमेंट के बारे में आपको बताया। ये तिरंगा हमारी आन है, शान है। इस तिरंगे को देने का एक ही मकसद है कि जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, इनको हम क्या ही दे सकते हैं। सिर्फ दे सकते हैं तो ये तिरंगा झंडा, ताकि हम अपना जो है फ़र्ज़ पूरा करें कि ये हमेशा हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स देते रहें और हम इनको देखकर गर्व महसूस करें। इस झंडे को देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान हमारा है और हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद। नहीं, हर एक फौजी एक जैसा नहीं होता, लेकिन ट्रेनिंग हर एक फौजी को एक जैसी दी जाती है। हम जब एक यूनिट में जाते हैं तो हमको एक, जिसको बोलते हैं, अगर हमारे घर में परिवार है तो एक यूनिट जो होती है वो बड़ा परिवार है जी। उसमें 1000 लोग होते हैं, 800 से 1000 लोग होते हैं। एक यूनिट जिसको रेजिमेंट बोलते हैं, रेजिमेंटल स्पिरिट होते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं। जैसे मैं
11 जैकलाई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में हुआ था कि मेरी यूनिट की मेरी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, मैं चाहे कुर्बान हो जाऊं लेकिन मेरी यूनिट का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, मेरा वो नहीं होना चाहिए, चाहे मैं कुर्बान हो जाऊं। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।